तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आप सभी के सीटेट एग्ज़ाम 2022 की बेहतर तैयारी के लिए आपके अपने YouTube चैनल पर CDP और पर्यावरण अध्ययन की वीडियो सीरीज शुरू की गई है, जिसमें आप सभी लोग पर्यावरण की प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हल कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम सभी लोग हल करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। सभी साथियों से निवेदन है, वीडियो अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, ये वीडियो सीरीज आप सभी लोगों के आगामी सीटेट एग्जाम्स में एक बेहतर स्कोर बूस्टर सीरीज के रूप में ज़रूर सहयोगी होगी। तो आप सभी लोग वीडियो सीरीज पूरी अवश्य देखें, जिससे आप सभी लोग आगामी सीटेट एग्जाम जो दिसंबर में होने हैं उसमें एक बेहतर स्कोर कर सकें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, विश्वसनीय आकलन युक्तियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी? तो 62 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, 63 प्रैक्टिस सेट का है और अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, थीम परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम है? तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्य और खेल जो है ये परिवार तथा मित्र जो थीम है उसके उप थीम के रूप में आपके सिलेबस में समायोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या क्रिया कौशल नहीं है? 64 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिकल्पना की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं अर्थात कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? तो 5 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात आरंभिक स्तर और बुनियादी स्तर को प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 6 है, पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक विद्यार्थियों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र प्रतिपुष्ट अर्थात फीडबैक देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सूची का चुनाव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह कैसा होना चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण अधिगम के दौरान ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना किस पर आधारित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने पर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है, क्या क्या सम्मिलित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रदायों एवं मुद्दों को सम्मिलित किया गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, कक्षा 4 के विद्यार्थियों की थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभव को सुनाने के लिए कहना। अगला क्वेश्चन है साथियों, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है। किसे प्रोत्साहित करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्थात ए, बी और डी, अर्थात सृजनात्मकता, सहपाठी यानी साथ साथ सीखने को और समावेशन को प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन है साथियों,
अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना। अगला क्वेश्चन है साथियों, इसमें आप सभी को मिलान करना है और उसके बाद जो कूट आपके लिए दिया गया है उसमें से सही कूट का चयन करना है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला वाला जो है वो आपका ई से मिलेगा, ठीक है, और दूसरा वाला बी से मिलेगा, तीसरा वाला डी से मिलेगा, चौथा वाला ए से मिलेगा। आगे देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डिब्बा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी सभा में अपना परिचय देते हुए किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। कथन है, मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी यानी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। वह छात्र किस जगह से आया हो सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। छात्र का कथन है, मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है, घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया हो सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, या इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, या तीसरा पॉइंट है, यह वृक्ष अपने तने में जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। डी है, इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। और ई है, इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां पाई जाती हैं। तो साथियों इस प्रश्न को पढ़ने के बाद दिए गए कूट का चुनाव कीजिए कि सही कूट क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ए, बी और डी, ये जो है डी, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। कौन कौन से? यानी ए, बी और डी, बाकी सारे ऑप्शन खेजड़ी से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है टूटता तारा क्या होता है या उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, उल्का पिंड जो होता है उसे ही टूटता तारा कहा जाता है। आगे देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8,850 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है वह कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये 3 ऐसे राज्य हैं जिनके किनारे बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन को हल करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया साथियों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करें, और जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो साथियों इस प्रश्न को देखते हैं। कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में दिए गए गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेमी जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.60 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच कम से कम दूरी होगी। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.177 किलोमीटर। अगला देखते हैं क्वेश्चन, जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं मलाई उस पर ही रह जाती है, पृथक्करण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, इस प्रक्रिया को निस्संदन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, स्लाथ के विषय में
निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सलात भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटक कर सोते रहते हैं और ये वृक्षों की पत्तियां खा करके अपना जीवन यापन करते हैं और जब एक वृक्ष की पत्तियां समाप्त हो जाती तो ये दूसरे वृक्ष पे चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर है और फिर वह ओ से बी तक ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। ए की बी से दूरी तथा बी ए के सापेक्ष दिशा क्रमशः क्या होगी? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 130 मीटर दक्षिण पूर्व होगी। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड ज्ञात कीजिए। तो साथियों पहले इसको हम चाल जो है किलोमीटर में निकाल लें। तो यहाँ से जब हम इसको भाग देंगे 2268 को 42 से तो निकल करके आएगा कितना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा ये निकल करके आएगा। अब उसके बाद इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो जो ये 54 आया है इसको आप गुणा कर दीजिए 5/18 से और दूरी अपने आप मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगी। तो 18 तियाँ 54, तो 3 × 15, अर्थात जो चाल ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड है वो 15 मीटर प्रति सेकंड होगी और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो साथियों ये थे ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। उम्मीद है आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आप सभी को ये वीडियो अच्छा भी लगेगा। और अगर साथियों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में लेटेस्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।